तो दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट नंबर 2 देखने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि आपने सेट को अच्छे से लगाया है और आप अपना आंसर मिला लीजिए, क्योंकि से टेस्ट सीरीज चल रहा है तो आपका नंबर क्या रहा है ये जानना ज़रूरी है। तो पहला प्रश्न जो है यहाँ पे मिलान करने को दिया है। याद रखेंगे कि बोला है कि पेनेट ड्यूला, थोड़ा सा ये सीट जो है ना टफ है, बट टफ है तो कुछ टफ चीज़ को आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए आसान बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा सेट को आपको टफ ही करना चाहिए ताकि आपके लिए वहाँ एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखिए कि पेनिट्यूला जो है कौन सा जीव में मिलेगा, तो ये समुद्री पिक्स को पेनिट्यूला के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए। इसका जो मिल जाएगा, मिलान होगा, पहला का इसमें मिल जाएगा। दूसरा बोला है कि गनोरिया, तो गोरगोनिया जो मिलेगा ये समुद्री व्यंजन है। याद रखेंगे, समुद्री व्यंजन को चार में हो जाएगा। उसके बाद है मैंडेरीना, मैंडेरीना जो हो जाएगा आपको ब्रेन कोरल है, ये ब्रेन कोरल को हम मैंडेरीना कहते हैं। और एडमिसिया जो कहते हैं समुद्री एनीमोन को कहा जाता है। तो इस तरह से आप मिला लेंगे कि एक ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 4 उसके बाद आपका है 2 3 देख लीजिए 1 4 2 3 किस में है, 1 4 2 3 1 4 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट हो जाएगा। सी यहाँ पे आंसर एक्यूरेट हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न बोला है कि सर्फडम किससे संबंधित है। तो सर्फडम जो है आपका यह एक दास्ता से संबंधित है। तो दास्ता में बोला है कृषि दास्ता, तो हाँ कृषि दास्ता ही होंगे, याद रखेंगे कृषि दास्ता से संबंधित है। और यूरोप में जो सामंती जो व्यवस्था चल रही थी उसी का एक विशेषता है सर्फडम। तो इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे संवैधानिक विकास से है। प्रश्न में बोला है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का कदम था जिनमें भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का नियमित नियंत्रण की दशा को ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए जो कदम उठाया वो पहला कदम नियंत्रण करना ही था। इसलिए एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा सी। संघीय न्यायालय तो 1935 के अधिनियम से बना है। ब्रिटेन संसद को भारत के लिए विधि बनाने का, तो ये सब बाद में हुआ है। वाणिज्यकरण भी बाद में हुआ है। तो इस तरह से आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है। तो यहाँ देखिए मूलतः शब्द दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के आपको ध्यान देने वाली बात है। आप प्रस्तावना को भली भांति पढ़े होंगे कि 26 नवंबर 1949 को ये अंगीकृत हुआ है, लेकिन याद रखेंगे कि ये मूलतः जिस समय हुआ था उस समय समाजवादी शब्द नहीं था, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। और धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था। तो इसीलिए आपका जहाँ जहाँ 3 4 होगा वो गलत होगा। 3 4 इसमें आ गया है, 3 4 इसमें आ गया है, तो ये गलत हो गया। बाद बाकी आपका 1 और 2 दोनों ही सही है, क्योंकि लोकतांत्रिक गणराज्य और संपन्न गणराज्य बनाना चाह रहा है। तो इसका आंसर एक्यूरेट बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है होगा कि प्रस्तावना से संबंधित संशोधन एक ही बार हुआ है 1976 में। इस बातों को ध्यान में आप रखेंगे, जिसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि कविता में धर्मनिरपेक्ष को स्वर का समावेश करने का वाला पहला कवि कौन है। तो ये कुली कुतुब शाह है जिसने अपने कविता में धर्मनिरपेक्ष शब्द को समावेश किया था। तो इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है, बोला है कि आपसे बोला है कि चूज द करेक्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे
ट्रांसलेशन है, सॉरी, ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस बोला, सड़कें बनाई जाती है तो रोड्स आर बिल्ट हो जाएगा। रोड्स यहाँ कर ऑलरेडी है तो रोड्स आर, अब यहाँ पे देखिए रोड बिल्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रोड दूसरे के द्वारा बनाया जाएगा तो ये पैसिव में होगा, ये याद रखेंगे। तो ये पैसिव में होगा तो ये गलत हो गया। रोड्स वेयर बिल्ट नहीं थे, नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब हैज़ बिल्ट, हैज़ बीन बिल्ट, तो ये परफेक्ट का वाक्य नहीं है, इसीलिए आपका बी आंसर एक्यूरेट सही हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न इसमें बोला है कि बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। तो बड़ी संख्या आपको पता है कि 7/, इसका 10 हो जाएगा, इसका तो 7/10। जब इसको आप करिएगा तो ये हो जाएगा 7/9, 7/9 ये आ जाएगा आपको। इसी तरीके से इसको कीजिएगा तो ये 7/99 आ जाएगा। इसको करिएगा तो ये भी आपका 7/, ये 7/, आपका 90 आ जाएगा, 7/90। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपको ये संख्या है 7/9, क्योंकि 7/10 उससे छोटा है। जितना बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, उतना ही वो छोटा हो जाता है। नीचे इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, इसमें भी बड़ा है। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि ये जो है ना सबसे बड़ा होगा, याद रखेंगे। जो बड़ा नीचे होगा वो छोटा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए कि 7/10 और 7/9 में कोई बड़ा पूछा जाए तो यहाँ छोटा है, इसका मतलब क्या है कि ये बड़ा संख्या है। यहाँ बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा संख्या है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। इसका आंसर, एक्यूरेट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका ये 7 हो गया है। 8 नंबर प्रश्न का हम वर्णन करेंगे कि 8 नंबर प्रश्न आपसे क्या बोला है। 8 नंबर प्रश्न जो है आपका बोला है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है। तो ये करंट से सवाल है, आपको ध्यान रखना है। करंट भी आपको अच्छे खासे पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए 75 कुल रामसर स्थलों की संख्या है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो भारत में जो भारत का पहला रामसर स्थल जो है ना चिल्का झील है, याद रख लेंगे, चिल्का झील। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि सुंदरवन जो डेल्टा है, याद रखेंगे, सुंदरवन वेटलैंड है जो सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है। वही सबसे छोटा पूछेगा तो रेणुका कहाँ पड़ता है, तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में पड़ता है। और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्र भूमि हरिके बैराज। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात है, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि रामसर आर्द्र भूमि संरक्षण जो हेतु वर्ष जो पूछा जाता है, याद रखेंगे, ये वर्ष जो है आपको ध्यान रखना है कि ये वर्ष आपका है 1971 से स्टार्टिंग हुआ है। और भारत जो है ना 1982 में इस संगठन में 1982 में शामिल हो गया है। और ध्यान रखेंगे कि भारत में जो है 2004 में ये जीआई टैग है। अब ध्यान रखना है, ये आपको 1982 में ये भारत शामिल हो गया। वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या 175 है। भारत में मात्र 75 ही हैं। इन बातों को ध्यान में रखें। 2 फरवरी हम रामसर स्थल दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे, 2 फेब को। ठीक है, 2 फेब को हम रामसर स्थल दिवस मनाते हैं। इतनी बात आपको जानकारी लेना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्य जीव अभयारण्य। तो ये महादेई वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका गोवा में है। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ द्वारा गोवा सरकार महादेई वन्य जीव अभयारण्य को वन्य संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व बना दिया गया है, इसीलिए चर्चा में रहा है। इसको क्या बना दिया गया है, बाघ रिजर्व, इसीलिए ये चर्चा में रहा है। और किसने बनाया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा बनाया गया। इस बातों को ध्यान में रखना है। ये बातें आपको इतनी ही ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कोड को आपको अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्थाओं को सही क्रम को प्रदर्शित कौन कर रहा है, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही क्रम है आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपका आंसर जो है बी होगा। ठीक है, पहले क्या होते हैं, बी पे लेप्टोटीन होता है। लेप्टोटीन के बाद आता है पैकेटीन। पैकेटीन के बाद जो आएगा आपका डिप्लोटीन होगा। सबसे लास्ट अवस्था जो है ना डाइकाइनेसिस होगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। थोड़ा ये टफ, साइंस के टफ सवाल हैं तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत टफ करते करते आपको आदत बन जाएंगे। ठीक है, तो लेप्टोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकोनेसिस होता है, ये ध्यान रखेंगे। ये समसूत्री विभाजन के समय यही सीरीज चलता है, तो याद रखेंगे।
और सूत्री विभाजन, और सूत्री विभाजन। ध्यान रखना है, विश्व बाजार में जिस देश की मुद्रा आपूर्ति अपेक्षा मांग अधिक हो, तो सिंपल भाषा में सोच लीजिए, आपूर्ति का मतलब होता है कि उपलब्ध होना, और मांग का मतलब होता है उसका डिमांड होना। तो अगर डिमांड अधिक हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जल्दी उपलब्ध नहीं होगा, और जल्दी उपलब्ध नहीं होगा तो वो दुर्लभ मुद्रा कहलाएगा। जल्दी उपलब्ध हो जाए वो सुलभ मुद्रा, आसानी से उपलब्ध हो जाए सुलभ मुद्रा, आसानी से उपलब्ध ना हो दुर्लभ मुद्रा, जल्दी प्लान कर जाए गर्म मुद्रा, और जो हमको बिना मतलब जब चाहे वो पैसा प्राप्त कर ले उसको हम शाख मुद्रा के नाम से जानते हैं। इस बातों को ध्यान में आप कर लें। अगला प्रश्न कहता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पिरामिड जो है ना, अगर स्थलीय पूछ रहा है तो पिरामिड ऐसे बनता है, तो ये सीधा होता है। वही अगर आपको से जलीय पूछेगा तो पिरामिड ऐसे बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका उल्टा। तो जलीय पूछेगा तो उल्टा हो जाएगा, स्थलीय पूछेगा तो सीधा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि स्थलीय में सबसे नीचे पादप होता है, उसके बाद मांसाहारी होता है, उसके ऊपर सर्वाहारी होते हैं। तो इस तरह से बनते हैं। इसमें होता क्या है कि जो सबसे छोटी मछली होती है सबसे ऊपर होता है, उससे बड़ा मछली उसके बीच में होता है, सबसे भारी मछली जो होता है नीचे होता है। तो इस तरह से जलीय और स्थलीय चीज़ों को आपको कंसेप्ट करके क्लियर करके रखना है। अगर ऐसे कंसेप्ट रखेंगे तो शायद आपको याद रखने में मदद मिलेगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इस चीज़ों को देखें और अच्छे से समझें, ताकि आपको नहीं भी आता है तो आप क्वेश्चन को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मीथेन उत्सर्जन जो होता है सबसे ज़्यादा जहां आर्द्र भूमि होते हैं वहां पे सबसे ज़्यादा मीथेन का उत्सर्जन होता है। लगभग 27.5% मीथेन जो है ना आर्द्र भूमि से ही होते हैं। हालांकि मीथेन का उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन से भी होता है, धान की खेत से भी होता है, पशुपालन से भी होता है, सब जगह से होता है। लेकिन दूसरे नंबर पर आपका जीवाश्म ईंधन आ जाएगा, उसके बाद पशुपालन आ जाएगा, उसके बाद आपका जो है धान की फसल जो है यहाँ पे सबसे कम होगा। हालांकि जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होंगे वहाँ पे होते हैं ज़्यादा, पशुपालन के बाद अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है, उसके बाद धान की खेती होता है। तो इस तरह से आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। ये सेट थोड़ा टफ है लेकिन आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसको आप एनालिसिस को देखिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने का मतलब होता है कि दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति में, तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी लोलक जो है इस तरह से होता है, तो इस तरह से होता है तो यहाँ पे चरम सीमा होता है, यहाँ पे चरम सीमा होता है। तो बोला है चरम स्थिति पर पहुँच जाता है तो उसके गति एवं त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। तो याद रखेंगे कि जब वो चरम सीमा पर होगा तो वो गति जो होगा उसका, वो ध्यान रखेंगे कि इसमें जो है ये गलत है, जो है ना चरम सीमा पर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि दोलन गति चरम सीमा पर नहीं होंगे, गोला के चरम स्थिति पर पहुंच जाता है तो उसके गति एक एवं त्वरण दोनों शून्य होंगे। नहीं, गति तो शून्य हो जाएगा लेकिन याद रखेंगे त्वरण शून्य नहीं होता है। ठीक है, उसका त्वरण चरम सीमा पर होने पर उसका त्वरण अधिकतम होता है। याद रखेंगे त्वरण अधिकतम होता है लेकिन वेग शून्य होता है। इस बातों को ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ पे रुक गया है, क्योंकि यहाँ से अब रिटर्न होगा तो ये रुक गया था, लेकिन त्वरण इसका शून्य नहीं होगा। त्वरण शून्य यहाँ पे होते हैं, याद रखेंगे त्वरण शून्य इस जगह पे होते हैं, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे होते हैं त्वरण अधिक वेग शून्य, जस्ट लाइक यहाँ पर भी वही स्थिति होगा। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। गतिज ऊर्जा शून्य जो होगा, यहाँ पे गतिज ऊर्जा भी शून्य होगा क्योंकि गति तो कर नहीं रहा होगा, रुक गया होगा, तो गतिज ऊर्जा शून्य होगा। त्वरण शून्य नहीं होगा, त्वरण ज़्यादा होगा। और उसके बाद है ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होंगे। इस बातों को ध्यान में रखेंगे जब चरम बिंदु पर होगा। तो जब यहाँ पे होंगे तो यहाँ पे त्वरण शून्य होगा, गति जो है ना तेज होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। अधिकतम वेग होंगे, गतिज ऊर्जा अधिकतम होंगे, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे शून्य होता है। इस बातों को ध्यान रखना है। तो इस बातों से आप जो है जब गोला मध्य स्थान पर गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। तो जी हाँ, त्वरण शून्य हो जाता है। बोला है हर अपवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो जी हाँ, 2 बार किसी निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे 2 और 3 आपका एक्यूरेट आंसर होगा, क्योंकि एक गलत है तो इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें कट गया, तो बस आपको एक पहचान में आ गया तो आप इसके आसानी से जवाब दे सकते हैं।
अगली प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आएगा, तो आप अगले सेट से स्कोर को बढ़ा पाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। तो फारसी भाषा में जो अनुवाद करने वाला है वो बदायूनी है, याद रखेंगे। बदायूनी जो है फारसी भाषा में रामायण को अनुवाद किया था। उसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि लीलावती को फारसी भाषा में फैजी ने अनुवाद किया था। इस बातों को ध्यान में रखना है। और निजामुद्दीन अहमद ने तबकात नासरी की रचना किया है। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात ए नासरी का रचनाकार माना जाता है। और रज्मनामा महाभारत को फारसी में अनुवाद को हम रज्मनामा कहते हैं। महाभारत को फारसी में अनुवाद रज्मनामा कहते हैं। और पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद करने वाला आपको ध्यान रखना है अबुल फजल। तो इस बातों से इतना बात आपको ध्यान रखना है। आशा करते हैं इस बातों को आप बार बार सुन करके याद करेंगे। हम अभी आपको रीजनिंग का सवाल सिर्फ आंसर बता देंगे, क्योंकि अभी हम ज़्यादा देर तक करेंगे डिस्कशन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसे हम इस रीजनिंग को आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कैसे जो है यहाँ पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ अगर इसको भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 6 कितना आ जाएगा 18। उसी तरीके से यहाँ पर जो है दिया है कि इसको भाग करेंगे तो 7 आ जाएंगे, इसको भाग करेंगे तो 3 आ जाएंगे, तो 7 कितने आ जाएंगे 21। बस इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 17 की चलिए 17 हम दिखाते हैं आपको 17 में क्या कहा है। 17 में जो है आपको 17 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए कि यहाँ पे बोला है कि इनमें कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो याद रखिएगा कादम्बरी का समानार्थी लक्ष्मी नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी से कहीं भी आप कहीं नहीं पढ़े होंगे कि लक्ष्मी का अर्थ कादम्बरी होता है, लेकिन मैना का होता है, सरस्वती का होता है और मदिरा का होता है, इन सभी का कादम्बरी होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। ये हिंदी का सवाल है। आप यदि आप हिंदी पढ़ते हैं, अच्छा जानकार है, तो आपको पता होगा। उत्तर मुगल काल में किसी के विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। मतलब यह किसके विषय में ऐसा कहा गया है? तो यह कहा गया है आपको निजामुल मुल्क के विषय में। बोला है कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। तो ये निजामुल मुल्क को चिनकिलीज खां के नाम से भी हम जानते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। और दक्कन के क्षेत्रों याद रखेंगे कि उसका जो साम्राज्य था वो सद्गुण और पलायन था। इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या। तो ये करंट अफेयर है आपका, याद रखेंगे। लोकसभा आपसे पूछेगा तो 888 होगा, राज्यसभा से पूछेगा तो 384 होगा, कुल पूछा है तो 1272 हो जाएगा। 1272 आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। बोला है 95 नंबर का जो फिल्म ऑस्कर अवार्ड है, बोला इसको हम अकादमी भी बोलते हैं। फिल्म फेयर सॉन्ग का बेस्ट सॉन्ग का ओरिजिनल किसे मिला है? तो फिल्म RR फिल्म नाटू नाटू के लिए गाना RRR है, ठीक है, याद रखेंगे। RR फिल्म के लिए सॉन्ग नाटू नाटू के लिए दिया गया। थोड़ा सा हम ऑस्कर अवार्ड में एक दो बातें और बता देना चाहेंगे आपको कि ध्यान रखना आपको है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ ये फिल्म रहा है ऑस्कर का। उसके बाद निर्देशक का नाम आप याद कर लेंगे, डेनियल जो है, डेनियल आपका डेनियल क्वान को याद कर लीजिए। एक क्वान है और एक है आपका सेइनार्ट। क्वान और सेइनार्ट है। फ्रेजर याद कर लीजिए, ये अभिनेता है। फ्रेजर को याद कर लीजिए, अभिनेता है। और मिशेल योह को याद कर लीजिए, अभिनेत्री है। मिशेल योह, ठीक है, ये अभिनेत्री है। तो इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है, साइंस का सवाल है। साइंस में बोला है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, देखिए प्रकाश के जो माध्यम होते हैं वो सघन कौन होता है, विरल कौन होता है। तो अगर हवा में प्रकाश है, हवा से अगर वो अगर जल में जा रहा है
या जल से अगर वो कांच में जा रहा है तो इस तरह से उसका सघन होता हुआ चला जा रहा है। हवा से ज़्यादा सघन जल है, जल से ज़्यादा सघन कांच है। तो इस तरह से ये विरल से सघन की ओर प्रस्थान किया। मतलब विरल का मतलब है छीट-फूट और सघन का मतलब है इकट्ठा। इकट्ठा जल होता है। जब हाथ इसमें हिलाएंगे तो आपका हाथ पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें हाथ हिलाएंगे तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, इसमें हाथ हिलाएंगे तो कम प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब ये विरल हो गया, ये सघन हो गया, उससे भी सघन ये होगा क्योंकि ज़्यादा असर इसी पर हाथ को पड़ेगा। इस तरह से आपको सघन और विरल का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बोला है कि सघन से अगर विरल की ओर जा रहा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई प्रकाश जो है ना सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है। यहाँ देखिए कि ये प्रकाश जो है, ये प्रकाश एक प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद अगर माध्यम अगर वो विरल होगा, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये अभिलंब है और अभिलंब है तो अभिलंब से आपको ये सीधा निकलना चाहिए था। यहाँ से आ रहा है तो सीधा निकलना चाहिए, लेकिन सीधा ना निकल करके थोड़ा झुक जाता है कभी, और कभी थोड़ा सा झुकने के बजाय थोड़ा दूर भाग जाता है। तो याद रखिए दूर तब भागता है जब विरल में जाता है, सघन में जब जाता है तो वो नज़दीक आता है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि विरल से सघन जा रहा है तो नज़दीक आएगा, अभिलंब की ओर आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन आप देख लीजिए कि कौन होगा इसकी चाल। हाँ, सघन में आप प्रवेश करेगा तो चाल घटेगा। तो घटने की बात याद रखिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में यहाँ जा रहा है तो चाल बढ़ेगा, ठीक है। सघन से मतलब सघन से विरल में जा रहा है तो बढ़ेगा। तो बढ़ने की बात यहाँ किस किस में किया, घटने की बात कहा है, गलती हो गया, घटने की बात कहा है, गलती हो गया। अब यहाँ बढ़ने की बात यहाँ इसमें और इसमें दोनों में है। तथा अभिलंब की ओर झुकेगा, हाँ अभिलंब की ओर झुकेगा क्योंकि सघन में जा रहा है। यहाँ देखिए ये अगर प्रकाश इस तरह से जा रहा है तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा इधर, ठीक है, क्योंकि सघन में जा रहा है। अगर यही विरल में जाता तो दूर भाग जाता। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि ये थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। एक मिनट, अभिलंब से दूर ये बोला है कि सघन माध्यम से विरल, हाँ विरल माध्यम में जाने पर दूर भागेगा, इस बात को बढ़ जाएगा और दूर भाग जाएगा, ठीक है। सघन माध्यम दूर भागेगा यहाँ, क्योंकि विरल माध्यम में जा रहा है तो दूर भाग जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से मैं समझा देने का कोशिश करूँगा कि मतलब ये प्रकाश आ रहा है तो जैसे ही ये अगर विरल माध्यम में जा रहा है तो ये थोड़ा इधर भागेगा, अगर वही सघन माध्यम में तो इधर भागेगा। तो अब यहाँ देखिए ये अब अगर इसको अभिलंब माना जाए तो ये अभिलंब की ओर भागा, ये अभिलंब से दूर भागा। तो इस तरह से आपको समझ लेना है कि यहाँ दूर भाग रहा है। डी, ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट हो जाएगा। यहाँ पे डी लगा कर आप निकल सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो 15 में बोला है अनुच्छेद 15 सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का नहीं, पिछड़े वर्ग का नहीं, या धार्मिक और लिंग और सभी के आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। तो यही आपका गलत है। 22 में निवारक निरोधक सुरक्षा दिया गया है, ठीक है। दोहरे दंड पर रोक लगाया गया है 20 में, और 16 में आपको है सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव नहीं, महिलाओं के पक्ष में भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान। तो यहाँ पे ये सही होगा, ये 1 मिनट सही होगा, 15 सही होगा। 15 सही होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि यहाँ सामाजिक वर्गों में पिछड़े वर्गों का, हाँ पिछड़े वर्गों का विशेष प्रावधान दिए गए हैं इसमें। और यहाँ 16 में गलती है क्योंकि यहाँ पे सेवा में जो है महिलाओं के पक्ष की बात नहीं किया गया है, यहाँ सभी के बारे में सेवा में बात किए गए हैं। इसलिए ये आपका डी जो है ना गलत होगा, और डी इज द एक्यूरेट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव या जोरा मतलब ये जो है ना आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि याद रखेंगे कि 16 में ये बताता है कि समानता, सबको समान अवसर मिलेगा। 16(1) में बताता है कि नियोजन में सब समान होंगे। 16(2) बताता है हमको, 16(2) बताता है कि धर्म, जाति, लिंग, कर्म, वंश के आधार पर किसी भी तरह से अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन 16(3) बताता है कि विशेष परिस्थिति में सरकार नियम बनाएगी, ठीक है, महिलाओं के पक्ष में नहीं, मतलब विशेष परिस्थिति होगा तब। तो ऐसी परिस्थिति में जो 2 का अपवाद 3 जो दिया है, तो सिर्फ महिलाओं के पक्ष की बात नहीं कहा गया, इसीलिए ये डी आंसर आपका, ये डी जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं वाला पूछा है तो ये हो जाएगा। आगे हम प्रश्न में बढ़ जा रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सत्य नहीं है बोला है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी, संघाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं।
तो यह पश्चिमी घाट में, ये गलत है, क्योंकि ये संघाई जो है ना मणिपुर में पाया जाता है। इस बातों को ध्यान में रखिए। ये संघाई जो है मणिपुर में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे डी गलत है। ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2009 में ही आया है। भारत में पांडा का 2 उप प्रजातियाँ हैं, ये भी सही है, हिमालय पांडा और चीनी लाल पांडा है। और भारत में पांडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाए जाते हैं। तो ये सब सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका डी एक्यूरेट सही है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 24 की तरफ बढ़ गए। 24 नंबर में क्या कहा है? 24 नंबर में आपसे बोला है कि ग्रहों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना। तो निहारिका जो परिकल्पना है ये आपको ध्यान रखना है, दिया है, इसका नाम है लाप्लास। तो निहारिका परिकल्पना जब भी आएगा आप लाप्लास को याद कर लेंगे, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा अन्य चीज़ों को आपको बता देते हैं कि चेम्बरलिन ने क्या किया है। तो चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया है, ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना इसने दिया है। ज्वारीय परिकल्पना दिया है जेम्स जीन्स ज्वारीय जैसे और ये ग्रहाणु परिकल्पना चेम्बरलिन दिया है। और एच.एन. रसेल, याद रखेंगे कि एच.एन. रसेल ने द्वैतारक सिद्धांत दिए हैं। द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया है? एच.एल. रसेल ने दिया है। तो लाप्लास का निहारिका परिकल्पना हो गया, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम जानते हैं कि कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है? तो याद रखिएगा हरित लवक में होता है, केंद्रक में होता है, सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो यहाँ ये सभी में होते हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, आपको इतना बात ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है? कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है, ये चीज़ पूछा गया है। तो चलिए हम ऑप्शन को आपको दिखाते हैं। पहले ऑप्शन क्या है ये पहले देख लीजिए, उसके बाद आप बताएंगे कि कौन कोर सेक्टर है कौन नहीं है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोयला दिया है, रिफाइनरी उत्पाद दिया है, सीमेंट दिया है, एल्युमिनियम दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी रिफाइनरी है, कोयला है, सीमेंट है, ये सब विद्युत है, ये सब जो है ना कोर सेक्टर में आते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च लगता है और ज़्यादा चीज़ लगाए जाते हैं और ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें की वस्तुएं हैं, इसीलिए कोर सेक्टर में आते हैं। एल्युमिनियम आपको कोर सेक्टर में नहीं आता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि माता के दूध, आंसू, लार में हीमोग्लोबिन उपस्थित कौन सा हीमोग्लोबिन होता है? तो इसमें IgA होता है, IgA होता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि माता के हीमोग्लोबिन में IgA होते हैं, इस बातों को ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि IgG क्या है। तो ये जो है IgG एक एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है, याद रखेंगे। और यह प्लेसेंटा से गुजर कर भ्रूण प्रतिरक्षा प्रदान करता है, याद रखेंगे। और यहाँ पे हमसे पूछा है कि दूध और आंसू और लार पूछा है, ये गर्भाशय में होता है। और IgM जो होता है सबसे बड़ा एंटीबॉडी ये भी है, IgM भी याद रखेंगे एंटीबॉडी होता है। आगे अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न में आपसे बोला है कि आहार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अहरार आंदोलन है। तो अहरार आंदोलन जो है आपको ध्यान रखना है कि ये मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर जो है ना उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता के द्वारा शुरू किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में कथन पर विचार करें। पहला दिया है कि यह युद्ध 1775 से 1782 तक चली थी। दूसरा बोला है युद्ध का समापन सालवाई संधि के तहत हुआ था। संधि के उपरांत अंग्रेज 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए। तो इसमें कौन सही है? तो बोला है कि यहाँ पे ये भी सही है, 75 से 82 हुआ है, ठीक है। संधि समाप्ति जो हुआ सालवाई की संधि से हुआ और 20 वर्षों के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गए। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन उत्पादन। तो ईस्ट द्वारा जो ग्लूकोज का जो होता है किण्वन, ये क्या क्या बनता है? तो एथेनॉल बनता है, याद रखिएगा एथेनॉल, ठीक है। और साथ में CO2 बनता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो एथेनॉल और CO2 किस में है? एथेनॉल और CO2 यहाँ है, इस बातों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है आपका कि दूर उपसर्ग से बना शब्द। तो याद रखेंगे दूर से बना हुआ है दुर्दशा। दुर्दशा याद रखेंगे कि दुर्दशा दूर उपसर्ग से बने हुए हैं। इसी तरीके से कई शब्द जो है ना दूर उपसर्ग से बनते हैं, जैसे दुर्लभ हो गया, दुर्जन हो गया, दुराचार हो गया। दुर्लभ, दुर्जन और दुराचार, इन सभी शब्द दुरावस्था हो गया। लेकिन ये दूर और दुहाई और दूरी नहीं बनता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन रहा है। तो पुरुष हॉकी जो विश्व कप है इसका विजेता आपको जर्मनी रहा है, याद रखेंगे। ये लगातार तीसरी बार जो है ना विजेता बना है, और ये इसका आयोजन कहाँ हुआ है तो उड़ीसा में, याद रखेंगे। आयोजन स्थल पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में आयोजन हुआ है, और उप विजेता बेल्जियम रहा है, बेल्जियम, याद रखेंगे। उप विजेता कौन रहा है, बेल्जियम। तो इस तरह से आपको याद रखना है। हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारत का कौन सा कंपनी टॉप पर रहा है। तो याद रखेंगे कि फॉर्चून जो 500 की जो सूची आया है, इसमें सबसे जो टॉप पर अगर वैश्विक स्तर पर बात किया जाए तो वालमार्ट रहा है। वालमार्ट जो है ना सबसे टॉप पर रहा है, जो अमेरिका की कंपनी है। दूसरा सऊदी अरब का है। वही बात करें भारतीय की, तो भारत में सबसे टॉप पर 88 नंबर पर पूरे ऑल ओवरऑल रहा है, लेकिन भारत में टॉप पर रिलायंस रहा है, रिलायंस, ठीक है, जो विश्व में 88 नंबर पर आया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है कि कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 40% वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। 5% से 40% में वृद्धि हो जाएगा। तो 5% से 40% बढ़ने में मैं आपको बता दूं कि कितना गुना है, ये 8 गुना है। सिंपल भाषा में 8 वर्ष लग जाएगा। बस इस तरह से आपको ध्यान दे देना है, इतना सिंपल आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में युग्मों को सुमेलित करें। तो सुमेलित करना है तो यहाँ पे आपका जो सुमेलित होगा ये हो जाएगा आपका, सॉरी सुमेलित नहीं है, ये ढूंढना है। तो जाग्रेस ईरान में है, जी हाँ। एपेनाइन जो है ना इटली में पड़ता है, ठीक है। डेंकेसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। माउंट टिटलिस जो है ना फिनलैंड में नहीं, न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है। इस बातों को ध्यान में रखें। जो टिटलिस है वो आपका न्यूजीलैंड, सॉरी न्यूजीलैंड का दी स्विट्जरलैंड, इस बातों को ध्यान में रखें। स्विट्जरलैंड में माउंट टिटलिस है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका 36 नंबर का प्रश्न होगा। 36 नंबर जो प्रश्न है आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो मैं आपको द्वीपों की बात कर दूं तो द्वीप में जो सबसे बड़ा है वो ग्रीनलैंड है। कौन है, ग्रीनलैंड। लेकिन ग्रीनलैंड तो यहाँ पे नहीं है, तो ग्रीनलैंड नहीं है, तो उसके बाद बोला है न्यू गिनी दूसरे नंबर पर आता है। न्यू गिनी है क्या, तो न्यू गिनी है, आंसर हो जाएगा आपका ये। लेकिन तीसरे नंबर को भी आप याद रखिए, बोर्निया तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। बोर्निया जो इंडोनेशिया में पड़ता है, न्यू गिनी जो पपुआ न्यू गिनी है, और उसके बाद है, सॉरी बोर्निया यहाँ पे है। सुमात्रा इंडोनेशिया में पड़ता है। मेडागास्कर आपको ये हिंद महासागर में पड़ता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और मेडागास्कर चौथे नंबर का है, बोर्निया तीसरे नंबर का है, और 5वें नंबर का बेफिन, और 96 नंबर का सुमात्रा है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। निम्न में से कौन सा कुल एक बीजपत्री का है, मतलब एक बीजपत्री में कौन कुल आते हैं। तो एक बीजपत्री में जो आते हैं आपको पोएसी और म्यूजेसी एक बीजपत्री का कुल का उदाहरण है। याद रखेंगे कि जो मालवेसी और जिम्बेरिल है, लिलियसिस लहसुन प्याज जो होता है लिलियसिस होता है। और पालमी जो होता है सुपारी और तार नारियल खजूर होते हैं जो पालमी होते हैं। और गेहूं बांस ग्रोमनी में आता है। और म्यूजेसी जो आता है केला और मनीला, म्यूजेसी में जो आता है केला और मनीला। इस बातों को ध्यान में रख लेंगे। एक बीजपत्री में ये सब आते हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न में आपको है सैयद हैदर रजा का संबंध जो है ना दिल्ली से है। सैयद हैदर रजा का संबंध दिल्ली से है। तो जब यदि आपको नहीं आता है तो अगर एक भी याद है, या पिल्लई बता रहा है तो ये मद्रास से होंगे। तो आपको हमको दो को पता है चल गया है, तो हम इसके आधार पर हम मिलाने का प्रयास करेंगे। पहले 1 का 4, 2 का 1 का 4 और 2, तो ध्यान रख लीजिए। इस तरह से आपका आंसर जो है ना सी बन रहा है, और सी ही एक्यूरेट आंसर है। अगर 2 को भी आपको याद है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो आप एक बार याद कर सकते हैं, इसको देख लीजिए, मैं आपको मिला के बता दे रहा हूँ। इसका जो हो जाएगा
1 का 4 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। लाला लाजपत राय पंजाब होगा, सॉरी। सी का जो होगा 3 होगा, सी का 3 होगा, और डी का आपका आंध्र प्रदेश अर्थात हरि सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश। इस तरह सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लाला लाजपत राय के संदर्भ में बताना है कौन सही है। तो लाला लाजपत राय के विषय में आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में वो असहयोग पक्ष को में नहीं थे, असहयोग नीति में नहीं थे, ठीक है, ये सही है। गांधी जी के पक्ष में मतलब बाद में पक्ष में हो गए थे। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों सही है, यहाँ दोनों डी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो कथन सही बताना है, तो सही कथन जो आपका हो जाएगा, ये किसी भी तत्व का एक प्रकार का कण होता है, किसी भी तत्व एक ही प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। तत्व के कण परमाणु या अणु से बने होते हैं, ये भी सही है। तो जब 2 सही हो गया तो इसका मतलब है उपयुक्त सभी सही होगा। जब 2 आपको मिल जाएगा सही तो आप उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। इस तरह से सोडियम हाइड्रोजन चांदी तत्वों के एक उदाहरण है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना चाहिए। तो कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, याद रखेंगे, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो कथन में बोला है कि डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्वों के उनके परमाणु दरम्यान के आरोही क्रम में रखने के पर बीच वाले जो तत्व का परमाणु दरम्यान होगा अन्य 2 तत्वों के परमाणु दरम्यान के लगभग औसत होता है। तो यह जो है प्रश्न नंबर जो है आपका, ये देख लीजिए 42 प्रश्न नंबर है, और प्रश्न नंबर 42 के हिसाब से जो ध्यान रखना है कि ये सही है, ठीक है। 42 नंबर ये बोला है सही है। दूसरा, न्यूलैंड ज्ञात तत्वों के परमाणु दरम्यान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, तो आरोही दरम्यान के आधार पर नहीं व्यवस्थित किया था, उसने अष्टक नियम दिए थे सारे गामा के हिसाब से, तो इसीलिए एक ए आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपको है 43 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देख लीजिए। 43 नंबर जो प्रश्न बोला है कि वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2022 में शरत कमल अचंता को जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिए गए हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है आपको ध्यान रखना है, अब 25 लाख इस राशि दिए जाते हैं। पुराना नाम इसका जो है मेजर ध्यानचंद का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपको बढ़ जाते हैं। खेल से संबंधित हालांकि अर्जुन अवार्ड है, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड है, उसके बाद है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाते हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया। तो पहली बार जो है ना नई दिल्ली में बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजन किए गए हैं। थोड़ा सम्मेलन की बात कर लेते हैं कि सम्मेलन कहाँ कहाँ पे कौन से हुए हैं। तो बौद्ध शिखर सम्मेलन आपका हो गया है नई दिल्ली, वही बात कर लेते हैं। ग्लोबल फूड रेगुलेटिंग सिस्टम जो हुआ है वहीं पे हुआ है। होली समिट जो है ना खजुराहो में हुआ है, एक होली समिट आपके लिए महत्वपूर्ण है, होली समिट खजुराहो में हुआ है। वही राष्ट्रीय योग ओलंपियाड मध्य प्रदेश में हुआ है। पहला होम्योपैथी सम्मेलन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी जो है देहरादून में हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव भी नई दिल्ली में हुए हैं। वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में हुआ है, याद रखेंगे, टीबी समिट वाराणसी में हुए हैं, तो इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे मिलान के लिए बोला है कि मिलान रोग है और रोग के कारण है, तो याद रखेंगे इसके आंसर जो हो जाएंगे आपको 2 का जो है 1 का 2 हो जाएगा। मैग्नीज के कारण सलजम में वाटर कोर रोग हो जाता है। वही आम में जो है निक्रोसिस रोग जो बोरोन की कमी से हो जाता है। नींबू में कॉपर की कमी से लिटिल लीफ हो जाता है। और टमाटर में कैल्शियम की कमी से ब्लॉज में एंड रॉट हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। एक बार आप इसको मिला करके देख लीजिएगा। मैंने अगला प्रश्न की ओर मैं बढ़ जा रहा हूँ। अगला प्रश्न में बोला है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं को ढूंढना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ कौन सुमेलित नहीं है। तो मिस्ट्रल जो है ना ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है,
बाद बाकी योमो जापान में चलता है, हबूब सूडान में चलता है, सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलता है। तो यहाँ पे आपका जो है सी ही गलत है। अब मैं आपको बता दूं कि मिस्ट्रल कहाँ चलते हैं। मिस्ट्रल जो है ध्रुवीय पवन है जो भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम विशेषकर स्पेन और फ्रांस में चलता है, विशेष करके भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अवर्णक रंग में किस रंग का संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अवर्णक रंग में जो है आपको उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण हो जाता है। अवर्णक रंगों में उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण हो जाता है। बोला है संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी के बारे में बोला है। तो पुलिस अधिकारी आरोपी को वारंट के बिना ही गिरफ्तार कर सकता है, याद रखिए। मतलब जस्ट उसके सामने अगर कोई वारदात होता है पुलिस के सामने तो तुरंत गिरफ्तार हो जाएगा बिना कोई वारंट के। इस तरह से ये सारे गलत हैं और वही बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे कि आईपीसी की किस धारा के तहत अंतर्गत रखा गया है आत्महत्या के लिए उस्काने वाले के लिए, कौन धारा में जाएगा। तो धारा जो है ना 306 आईपीसी धारा, जो आत्महत्या को अगर कोई उस्का रहा है तो धारा 306 के तहत जो है ना उसको कानूनी कार्रवाई होती है। उसके बाद है बोला है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ है 13 जून 2005 को किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन NKC जिसको कहते हैं, याद रखेंगे। इस तरह से 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शरीर के संक्रमण से बचने के लिए व्यायाम किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो शरीर के संक्रमण से बचने के लिए आपको ध्यान रखना है कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है। ठीक है, ये इसी प्रकार जो है ना सहायक हो सकता है। बाद बाकी मांसपेशियों की क्षमता बढ़ाता है तो नहीं, शरीर के संक्रमण को बचाने से मांसपेशियों की क्षमता नहीं बढ़ता है। व्यायाम, फेफड़े और बैक्टीरिया ये सब गलत है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। सॉरी एक मिनट, इसके जो ऑप्शन होंगे आपको ये नहीं होगा। यहाँ पे बोला है कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ा, तो ये बी गलत है लेकिन सी सही है। बी गलत है, ए तो सही होंगे। ठीक है, उसके बाद है बी गलत है, सी सही होंगे। ठीक है, और डी भी सही है। व्यायाम फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है। हाँ, व्यायाम करने से आपका बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा। और व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को कम कर देता है। तो व्यायाम तनाव हार्मोन्स के स्राव को, जो तनाव वाला हार्मोन निकलता है उसको कम कर देता है व्यायाम करने से। तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ए ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। बोला है अधिगम प्रकृति का अंतरण क्या है। अधिगम प्रकृति का जो अंतरण है ये नवीन समस्या के समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना, ये अधिगम प्रकृति का अंतरण है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न जो आपको बोला है कि 53 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है। तो आपको पता है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज 1873 में किया गया था। और राजा राम मोहन के द्वारा आर्य समाज 1928 में स्थापना किए गए थे। इस बातों को ध्यान में, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज वही स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज 1875 में किया गया था। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्प में लुप्त बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, फिर 8 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया, फिर 12 बढ़ गया, फिर 14 बढ़ जाएगा, 54 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 54। अगला प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित कथन पर भारत के बारे में सही नहीं है। तो भारत के बारे में याद रखेंगे 8 डिग्री से उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो बोला है कि संपूर्ण भारत के बारे में यहाँ बोला है, तो संपूर्ण भारत बोला है, भारत के बारे में सही नहीं है। तो विस्तार जो है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है, तो ये गलत है क्योंकि 6 डिग्री 4 मिनट आता है, 6 डिग्री 4 मिनट आता है। तो इस तरह से ये गलत हो जाएगा। अब हम इस तरह से ऑप्शन को छांटेंगे तो एक वाले सभी गलत हो जाएंगे, एक वाला गलत गलत गलत। तो आप क्या नहीं लगा सकते हैं कि सी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 6 डिग्री 4 मिनट से संपूर्ण भारत, ऐसे मुख्य भूमि का पूछता तो 8 डिग्री 4 मिनट होता। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। इसका मतलब है भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ठीक है, क्षेत्रफल
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, तो हाँ सही है। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम में नहीं अरुणाचल प्रदेश में होता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लामार्कवाद का खंडन करने के लिए चूहे की पूंछ पर प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था? तो ये वाइसमैन काटा था, ये ध्यान रखिएगा, वाइसमैन काटा था। तो इस बातों को आगे ध्यान रखना है। आगे बोला है कि किस श्रेणी के परिपथ में एक बैटरी एक और प्रतिरोध के साथ एक अर्धचालक युक्ति का संयोजन किया गया है? मतलब कोई परिपथ में तो पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाएगा। जब ध्रुवता को उत्क्रमित करने से धारा शून्य हो जा रहा है तो बोला है इसमें आपसे क्या बोला है कि वो कैसा चीज़ है, मतलब क्या है वो? पी प्रकार का अर्धचालक है, एन प्रकार का अर्धचालक है, पी एन प्रकार का संधि है, या नॉज अर्धचालक है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आपको आंसर हो जाएगा कि वह पी एन संधि है। ठीक है, वो पी एन संधि है। इस बातों को ध्यान में रख लीजिए कि वो पी एन संधि है। ऐसा होने से संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति है? तो विनिमय बनाने की शक्ति जो है ना, जो राष्ट्रपति को है वो 240 देता है। इस बातों को ध्यान में रखना है। 240 के तहत राष्ट्रपति विनिमय बनाते हैं। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासन की वर्णना है कि मतलब जैसे लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, तो उनका प्रशासन 239 के तहत वो करते हैं। 241 के तहत जो है ना, संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था करवाता है। संघ राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था 241 के लिए करवाता है। तो आप तीनों अनुच्छेद को एक साथ याद रखेंगे, इस तरह से याद रहेगा तो आप प्रश्नों को हल अच्छा से कर पाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत, ठीक है, सेलो तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो बोला है बदलने वाला, उसमें कौन से धातु का प्रयोग करते हैं? तो उसमें धातु जो प्रयोग होता है वो टंगस्टन होता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि मिलान करना है मर्सिले। तो मर्सिले जो है ना, एक मर्सिले गाना है जिसको मतलब गाते हुए फ्रांसीसी क्रांति में मर्सिले गाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? जैकोबिन दल का सदस्य नहीं, दो खंभों के बीच लटकते नहीं, कवि राजकोट दिया द्वारा रचित देशभक्ति। हाँ, मर्सिले एक देशभक्ति है। और उसके बाद बोला है ओलंपस गुज गिलोटिन। देखिए, गिलोटिन दो खंभों के बीच अगर फांसी लगाया जाता है तो उसको गिलोटिन कहते हैं। 100 कुलात। तो इस तरह से आप ऑप्शन को देख करके आप देख सकते हैं कि पहला जो मिलेगा 3 में मिल रहा है, तो पहला 3 कितने बार है? एक ही बार मात्र आया है। तो इस तरह से आप 3, पहला का 3, उसके बाद गिलोटिन जो है, आपको गिलोटिन किस में आया है? तो इस तरह से आप देख लीजिए, गिलोटिन दू आ रहा है, सी का जो है दू, तो ये बी हो जाएगा, दूसरा का 4 हो जाएगा, तीसरा का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है ना, ये हो जाएगा, दूसरा का 4 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1। जैकोबिन क्लब है सुकुलात, और जो ओलंपस डे है ये जो 1971 में 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसका नाम था ओलंपस दे गूज। ठीक है, गूज का मतलब घोषणा पत्र होता है। अब इसमें बोला है कि भाई रीजनिंग से सवाल पूछा है कि इसका 67 है तो इसको बताइए 46 है, तो इसका का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपको जोड़ करके लाया गया है। ठीक है, पी का 16 होता है, इस तरह से इसको जोड़ते हैं, सबको जोड़ने से आपको जोड़ करके 2 बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से इसको जोड़ के सबको आएगा 44, 44 में 2 जोड़ देंगे तो इसी तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था। भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब यहाँ पे नदी नहीं पूछा है, नदी पूछता तो नर्मदा घाटी हो जाता। नर्मदा घाटी हालांकि नदी ही का ही नाम दिए हुआ है, तो इसका आंसर डी ही होगा, होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। इस बातों को ध्यान में रखना है। जगह का नाम दिया था तो होशंगाबाद हो जाता। अभी यहाँ पे बोला है कि भाई मिलाइए, बोला है ईईजी। तो ईईजी जो है हम ईसीजी हृदय के लिए करते हैं। ईईजी अगर होता तो हम मस्तिष्क के लिए करेंगे। ईएमजी मांसपेशिया के लिए होता है। उसी तरीके से अब ओईजी आँख के लिए होता है, और ईईजी होता तो इस तरह से आप देख लीजिए
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है, हाँ EEG दिया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आप इस तरह से देखिएगा तो OEG आपका डी मिलेगा, क्योंकि उधर दिया है आपका आँख, तो डी 4 हो जाएगा, और ECG आपका 3 हो जाएगा। तो 4 और 3 कहाँ दिए? 4 और 3 यहाँ दिए हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा सही से। मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, जूम आउट करने से आपको दिखाई दे दिया है, आप इसको एक बार देख करके मिला लीजिएगा। आगे प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों के प्रथम स्थान कौन पाया है? तो स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े स्थान पर केरल टॉप पर रहा है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे, केरल जो है ना टॉप पर रहा है नीति आयोग के द्वारा। बात करें थोड़ा अन्य चीज़ों को, तो छोटे राज्य में जो है ना प्रथम स्थान पर त्रिपुरा रहा है। वही अगर अंतिम स्थान की बात करें तो मणिपुर रहा है। वही अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लक्षद्वीप रहा है, और अंतिम स्थान दिल्ली रहा है। अंतिम स्थान दिल्ली जो है ना, अंतिम स्थान स्वास्थ्य के मामले में माना जाए। 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इस बातों को ध्यान में रखना है। 2023 का जो थीम रहा है स्वास्थ्य दिवस के लिए, सबके लिए स्वास्थ्य, सभी के लिए स्वास्थ्य, इस बात को ध्यान में। 7 अप्रैल को जो मनाया गया उसका थीम था सभी के लिए स्वास्थ्य। अब 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर में बोला है कि बहसेली पेंटिंग को GI टैग दिया गया, कहाँ का है? तो ये जम्मू कश्मीर का बहसेली पेंटिंग है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। लद्दाख के लकड़ी नक्काशी को, हाल ही में लकड़ी नक्काशी को GI टैग मिला है, इस बातों को भी ध्यान रख लीजिए। लद्दाख के लकड़ी नक्काशी, ल से लद्दाख, ल से लकड़ी नक्काशी। उसे बिहार के मिर्चा चावल, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज, और कर्नाटक के कारी इसाद आम, तमिलनाडु के सलेम साबूदाना, और उत्तर प्रदेश का चावल और लंगड़ा आम। उत्तर प्रदेश का चावल और लंगड़ा आम, ठीक है। इस बातों को ध्यान में रख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर। बोला है कि पेम्ब्रीन में बोला है कि पेम्ब्रीन रोग होता है। तो पेम्ब्रीन रोग जो होता है आपको ध्यान रखना है, रेशम के कीड़ों से हो जाता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा को कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो कुल 11 बैठक हुई थी, याद रखेंगे। कुल 11 बैठक संविधान के निर्माण के लिए 9 दिसंबर से चालू हुआ था, इस बातों को ध्यान में रखना है। और इस तरह से कुल 11 बैठक हुए थे। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल भित्ति पाए जाते हैं? तो भारत के जो प्रवाल भित्ति लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 36 जो द्वीप हैं सब प्रवाल से बने हुए हैं, इस बातों को ध्यान में रखना है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित कितने ज़िले हैं जो किनारे में हैं? तो 12 ज़िले हैं जो गंगा के किनारे हैं, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि 50% अगर वृद्धि कर दी जाती है अंश में, और उसके हर में 28% की कमी कर दी जाती है, तो मान जो है ना 25/36 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। 1/3, अब 1/3 होगा, डी आंसर हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये ध्यान रखेंगे कि हम किसको हम ऐसा करते हैं, किस में गुना करेंगे। कितना बोला है? 125/72 से किस में गुना करेंगे जो हमको इतना मिल जाएगा, इतना मिलेगा, वही आंसर होगा। तो 1/3 में जब आप इस गुना कीजिएगा 125/72 से, तो वो आपको 25/36 मिल जाएगा, इस बातों को ध्यान में कर लेंगे, ठीक है। आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इस बातों को ध्यान रखना है। आगे बोला है 125 नहीं 150 होगा, 50% वृद्धि कर रहा है। तो 150/72 में किस में गुना करेंगे जो हमको इतना मिले? तो 5 से काट देंगे तो ये कितना मरतबे कट जाएगा? 5 से काटेंगे तो आपको हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 36 हो जाएगा, काट के आ गया। इस तरह से ध्यान रख लीजिए। उसके बाद बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोम का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है। तो जी हाँ, बोले हैं कि बायोम का पिरामिड जो है ना सीधा होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्रायः सीधा एवं उल्टा होता है। तो याद रखेंगे
याद रखेंगे कि बायोम का मतलब क्या है ये पहले समझ लीजिए। बायोम का सीधा नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बायोम न तो एक सही होगा न तो दो सही होगा, क्योंकि बायोम का मतलब हम बोले हैं कि स्थल का पिरामिड सीधा होता है, बायोम का सीधा नहीं होता है। बायोम का मतलब स्थल और जल दोनों हो गए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये गलत हो गया। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों होते हैं। नहीं, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा जो है स्थलीय में सीधा और जलीय में उल्टा होता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न दोनों गलती है। आगे हम यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कहा है? अगला प्रश्न बोला है कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना के दिया हुआ है? तो सामाजिक न्याय और समता के साथ बढ़ना ये पंचवर्षीय 10वीं पंचवर्षीय योजना का दिया हुआ है। याद रखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा बोला गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन पर जोर दिया गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, कार्बन के संदर्भ में कौन सही है? तो कार्बन के संदर्भ में जो आपका सही बोल रहा है ये आपको प्राकृतिक कार्बन अनेक तत्वों अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में होते हैं। तो जी हाँ, सही है। शुद्ध कार्बन को अस्तित्व निम्न दाब नहीं उच्च दाब होगा। यहाँ उच्च ताप पर जो है ना वो उपचारित होते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न 74 है। 74 में क्या बोला है? 74 में बोला है कि जैन धर्म त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में आपको ध्यान रखना है सम्यक सत्य शामिल नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान शामिल है। इस तरह से आपको अगला प्रश्न में बोला है निम्नलिखित में कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो खरोष्टी लिपि में जो है आपको ध्यान रखना है कि खरोष्टी लिपि में शाहबाज गढ़ी का जो है ना खरोष्टी लिपि में पाया गया है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण की संख्या नहीं दर्शाती? तो ये है एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या जो है ना Fe2O3 नहीं दर्शाती है, बाद बाकी सभी दर्शाती हैं। बिहार के किस जिले में नील गाय शोध संस्थान स्थापना किया गया है? तो ये बक्सर में किया गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस फ्रेंच ओपन 2023 महिला एकल खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जो है ना आपको ईगा स्वेतिक ने जीता है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। आगे बोला है कि केंद्र में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद का उद्भव कब हुआ था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक प्रदूषक है? तो रासायनिक प्रदूषक इसमें सभी हैं, कैडमियम, मरकरी, निकेल सभी के सभी हैं, ऑलरेडी सब हैं। इंट्रा ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। तो बोला है कि इसमें कौन होगा? तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी द एक्यूरेट आंसर। भूमध्य रेखा पर है ये इंटर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन जो है ना भूमध्य रेखा पर पड़ता है। अब आपका जो है निम्नलिखित में से किस भौगोलिकविद ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये जिम्बरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अन्य भौगोलिकविद का भी नाम आप याद रख लें। जेम्स हेस्टन ने कहा है कि यह भूतकाल की कुंजी है, वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ये किसने कहा है? तो जेम्स हटन ने कहा है। वही डेविस ने कहा है, वही डेविस कोपेनहेगन के अनुसार कहा है वनस्पति जलवायु की सही मापदंड है। कोपेनहेगन ने कहा है कि वनस्पति जलवायु की सही मापदंड है और स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल है। स्थल रूप जो है ना समय का प्रतिफल है, ये किसने कहा है? तो डेविस ने कहा है। और वही आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है, ये किसने कहा है? तो और मुझे पदार्थ दे दो मैं दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये किसने कहा है? तो ये इमैनुअल कांट ने कहा है। इमैनुअल कांट ने कहा है कि मुझे पदार्थ दे दो मैं दुनिया को बना के रख दूंगा, ये इमैनुअल कांट ने कहा है। किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन आवेशित कर सकता है? तो विद्युत रोधी का आवेशित करने वाला जो है आपको ध्यान रखना है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना आवेशित चुंबकीय क्षेत्र नहीं, स्थिर विद्युत कर सकता है। स्थिर विद्युत अगर होगा तो वो चुंबकीय प्रेरण की विधि से उसको आवेशित कर सकता है। इस बात को ध्यान
ध्यान में रखेंगे। बोला है सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्ता संचालन, लोकतांत्रिक निर्माण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद 43 में है, लेकिन क में है कि ख में। तो ये अनुच्छेद 43 के ख में ऐसा बात बोला गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि अनुच्छेद 43 के जो है आपका ख जो है ये वर्णन करता है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। 97वां संविधान संशोधन के जरिए ये सब वर्णित किया गया है सहकारी समिति का। अब बोला है कि हमारे मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदना कितना देर तक रहता है। तो 1/10 सेकंड रहता है। तो 1/10 किसको आ जाएगा, इसको आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस तरह से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि हाल ही में एसबीआई जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो 2027 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखना है। हालांकि आपको थोड़ा एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत 2075 तक दुनिया का दूसरा सबसे अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2075 तक। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि 2023वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश में होगा। तो 2023 में जो एससीओ का सम्मेलन हुआ है वो भारत में हुआ है। इससे पहले उज्बेकिस्तान में हुआ था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है कि पौधा के कोशिका संरचना एवं विभाजन कौन सा तत्व उपयोगी है। पौधे के विभाजन के लिए आपको ध्यान रखना है कि उपयोगी जो है ना कैल्शियम है। जो कोशिका दीर्घन के लिए आपका कैल्शियम उपयोगी है। वही आपका नाइट्रोजन प्रोटीन उत्पादन के लिए है। पोटेशियम आपका है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए है। जिंक आपका एंजाइम सक्रियता बढ़ाने के लिए। सोडियम जो है स्टोमाटा को खोलने के लिए है। आयरन जो है श्वसन और क्लोरोफिल के उत्पादन के लिए आपका है आयरन है। वही मैग्नीशियम आपका अवशोषण में सहायक होता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है फील करना है आपको। फील करने का मतलब है ही टॉक्स एज इफ ही डैश मैड। तो अब यहाँ पे जैसे ही इमेजिनरी सेंटेंस हो तो मैंने बताया कि वेयर का ही प्रयोग करें। यहाँ पे वेयर हो जाएगा। बोला है कोपेनहेगन के अनुसार जलवायु राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र बोला है तो BWHW हो जाएगा, याद रखेंगे। लेकिन जैसे ही पश्चिमी क्षेत्र नहीं कहेगा तो आपको हो जाएगा BSHW, ठीक है। तो पश्चिमी क्षेत्र ये हो जाएगा BSHW। पश्चिमी क्षेत्र नहीं कहेगा तो ये BSHW हो जाएगा। आगे बोला है अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिनकी अनुमति किसी अनुवांशिक रूप में संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटा कपास भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। तो बीटा कपास जो है ना किस में जो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण वो वन मंत्रालय के अधीन है बीटा कपास। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया गया है। तो मोडी लिपि का जो प्रयोग है याद रखेंगे मराठों के विलेखों में किया गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है आगे जो है आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है। प्रश्न नंबर 93 में बोला है कि शिशु पिता और पुरुष में कौन जो है ना डायग्राम सही होगा। तो शिशु याद रखेंगे सभी जो पिता होंगे वो सभी के सभी पुरुष होंगे। और जब सब पुरुष हो गए तो स्वाभाविक है सभी पिता जितने भी पुरुष हैं सबके सब पिता हैं, या जितने भी पुरुष हैं सबके सब पिता हैं। तो सभी शिशु जो है ना शिशु में कोई भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो आंसर सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाए। सोपान की तरह खारी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जानते हैं। तो इसको जो हम जानते हैं गॉर्ज के नाम से जानते हैं। गॉर्ज क्या है, महाखड़क जिसको कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि गॉर्ज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो इस तरह से आपको इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। सेंटोस द्वीप कहाँ अवस्थित है। तो सेंटोस द्वीप जो है ना आपको श्रीलंका सिंगापुर में सेंटोस द्वीप जो है ना आपका सिंगापुर में है। इस बातों को ध्यान में रखें। बोला है इंदिरा साहनी बनाम संघ भारत के मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो ये पिछड़ा वर्ग नौकरियों में पिछड़ा वर्ग से संबंधित आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 162 शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सही है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार के बारे में सही है कि 162 अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति दिया गया है। और अब जैसा कि आपको पता है कि राज्य का जो राज्यपाल है वो 154 से लेकर के
162 तक आपको राज्य के राज्यपाल के विषय में आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से बोला है कि निम्नलिखित में अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर को प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई गई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। तो जी हाँ, घरेलू मुद्रा के जानबूझ करके गिराया जाता है। मूल्यन के माध्यम से किसी देश के द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों को कमी लाया जाता है। नहीं, निर्यात को बढ़ाया जाता है, आयात को कमी लाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे बोला है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो आतंकवाद सूचकांक में भारत का 10वां रहा है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। 10वां कह दिए, 10वां नहीं, 13वां होगा। और याद रखेंगे कि 8 नंबर पर विश्व निवेश रिपोर्ट में जो है ना 8 नंबर पर रहा है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? तो बिहार में वृक्षारोपण जो है 2.48% है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ओवरऑल 10.32 है। ये पहले का रिपोर्ट था, अब का रिपोर्ट ये है। एक खाली वन का पूछेगा तो 7.84 है। तो इस तरह से आपको आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस तरह से सेट देख करके अपना स्कोर बढ़ाने का प्रयास करें। 100% है, एक दिन आप अचीव करेंगे अपने गोल को। तो जय हिंद, जय भारत। हम अपने यहीं पर विस्तार करेंगे।